एंड डिज़ाइन भी करता है और एनी यानी डिफरेंट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन है, इसलिए एक सेक्टर में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हाँ, हम बोल सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बट सब सेक्टर जो बोलते हैं वो डाइवर्सिफाइड होते हुए, इसके कारण हम सेक्टर को मिसलेनियस में डालते हैं। देन 52 वीक रेंज जो है वो लो रेंज है 1920 रुपीज़ और हाई रेंज है 4025.95 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये लो रेंज पे चल रहा है, आज ये अवेलेबल है 1940 रुपीज़ में, ओके, और नियर बाय 2-3 रुपीज़। सो फ्रेंड आप परचेस कर सकते हो और 3 to 5 years का व्यू लेके इसको ख़रीद सकते हो। तीसरा पॉइंट है कि सेक्टर पी जो है वो ज़्यादा है जी शेयर के पी से, यानी सेक्टर पी जो है वो दिख रहा है 59.86 है, तो अंबर का पी है 50.86। ये पी जो है वो रिस्क दिखाता है कि कितना लिया है हमने उस शेयर पे। देन बुक वैल्यू पर शेयर, ओके, यानी हम कंपनी अभी सेल हो गई तो हर एक शेयर होल्डर्स को बुक के हिसाब से कितने रुपीस मिल सकता है, तो हर एक को 526.17 रुपीज़ मिल सकता है, तो इसको कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देखा है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बिग इन्वेस्टर्स कौन है, यानी हम बोल सकते हैं कि शार्क इन्वेस्टर्स कौन है। तो ICICI ग्रुप जो है उन्होंने 3.23% ऑफ द होल्ड किया है, टोटल होल्डिंग किया है अंबर एंटरप्राइजेस में। NM सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड जो है उन्होंने 1.48% इन्वेस्ट किया है टोटल होल्डिंग में अंबर एंटरप्राइजेस के। और ये जो अंबर एंटरप्राइजेस है ये लीडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है फॉर एयर कंडीशन OEM एंड ODM इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये बेनिफिशियल है मेक इन इंडिया को, क्योंकि गवर्नमेंट एयर कंडीशन के कंपोनेंट और एयर कंडीशन मैन्युफैक्चर पे भी भर दे, ओके, यानी इंपोर्ट पे बैन तो नहीं लगा रहा है बट कम करने को बोल रहा है। तो ये बेनिफिशियली है क्योंकि ये खुद बनाता है एयर कंडीशन, ओके, और विदेशी और इंडियन कंपनी के लिए बनाता है। तो ओके, इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा हमारा कंट्री का। तो ये बेनिफिशियल है गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया और प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव में। तो ये कौन से प्रोडक्ट बनाता है, तो ये डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको डिस्क्लोज़ किया है प्रेजेंटेशन में कि RAC यानी रूम एयर कंडीशनर में ये बनाते हैं विंडो रूम एयर कंडीशनर, ओके। दूसरा बनाते हैं कि इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर भी बनाते हैं। AC कंपोनेंट में हीट एक्सचेंजर कूलिंग नीड, ओके, ये बनाते हैं। नॉन AC कंपोनेंट जो है उसमें शीट मेटल कंपोनेंट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कंपोनेंट भी बनाते हैं। और ओके, ये शीट मेटल कंपोनेंट है उसमें इनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है। ये ऑटोमेटेड डिज़ाइन कैपेबिलिटी है इनके पास और प्रेस शॉप भी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ट्रेन और कमिटेड वर्कफोर्स भी है शीट मेटल कंपोनेंट बनाने में, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स के केस भी बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो है वो यूज़ किया जाता है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एयर कंडीशन में, वॉशिंग मशीन, कूलर, ओके, एंड मेनी अदर अप्लायंस में भी यूज़ किए जाते हैं। तो एयर कंडीशन जो है वो हम बोलते हैं कस्टमाइज एयर कंडीशन है, जैसे कि मोबाइल कूलिंग के लिए भी बना सकते हैं ये, ओके, उसमें भी एक्सपर्टाइज है। रेलवे एयर कंडीशन में भी एक्सपर्टाइज है, मेट्रो एयर कंडीशन में, बस एयर कंडीशन में, और डिफेंस में एयर कंडीशन प्रोवाइड करने में भी इनका एक्सपर्टाइज है। तो फ्रेंड्स नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। अब हम फोकस कर रहे हैं फाइनेंशियल्स पे। तो बैलेंस शीट में मेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम
ईयर वाइज ही देखते हैं, ओके, क्योंकि ये पोजीशन दिखाई देती है। तो उसमें हम देखते हैं कि लोन है क्या नहीं और लोन कैसे यूटिलाइज़ किया है। तो यूटिलाइजेशन हम परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखेंगे। और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ रहा है कि नहीं ये भी देख रहे हैं, यानी शेयर होल्डर्स फंड जो कि हमारे को रिप्रेजेंट करता है। हम एक शेयर पे जो ले रहे हैं उसको, ओके, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे को रिप्रेजेंट करता है शेयर होल्डर्स को। उसके बाद की अदर लाइबिलिटी जो है, यानी नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी मीट करने के लिए हमारे पास करंट एसेट कितने हैं ये दिखाए जाते हैं कि सफिशिएंट है क्या नहीं ये देखेंगे हम। तो शेयर कैपिटल मार्च 2021 में इशू किया है, ये देख सकते हैं कि पहले मार्च 2018 टू 2020 31 करोड़ इतना शेयर कैपिटल था। उसके बाद 33 करोड़ हो गया है, यानी 2 करोड़ इधर इशू किए गए और एडिशन हो गए शेयर, ओके। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। मार्च 2022 में 1700 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाई दे रहा है, इंस्टेड ऑफ मार्च 2018 में वो 861 करोड़ था। दूसरी बात यह है कि करंट लायबिलिटी और अदर लायबिलिटी भी बढ़ रही है कि जब वो मार्च 2018 में 728 करोड़ था, वो आज मार्च 2022 में करंट लायबिलिटी 2627 करोड़ हो चुकी है। अदर लायबिलिटी भी बढ़ रही है, 107 जो मार्च 2018 में थी तो मार्च 2022 में 550 करोड़ है। बट इसके लिए हमारे पास करंट एसेट और फिक्स एसेट कितने हैं? तो फ्रेंड्स करंट एसेट भी बढ़ रहे हैं। करंट एसेट हमारे पास 2968 करोड़ रुपीज़ है, यानी लिक्विड कैश भी हो सकती है और बैंक में भी हो सकते हैं और अदर सिक्योरिटीज़ में भी हो सकते हैं, और डेटर मिला के टोटल मिला के हमारे पास 2968 करोड़ के एसेट है जो कि लिक्विड भी है और नियर बाय ईयर्स में लिक्विड हो सकती है। तो ये हम लोन पेमेंट के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ओके। तो फिक्स एसेट जो है वो भी बढ़ रहे हैं, यानी यूटिलाइजेशन हो रहा है अच्छी तरह से, प्लांट कैपेसिटी बढ़ रही है, ओके। हम बोल सकते हैं कि न्यू इन्वेंशंस, ओके, इसमें फोकस हो रहा है, इसलिए फिक्स एसेट का, ओके, अमाउंट बढ़ रहा है। देन अदर एसेट भी बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली। तो हम बोल सकते हैं कि पोजीशन अभी अच्छी है, ओके। डेट इक्विटी रेशो भी ज़्यादा नहीं है, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम फोकस करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि क्या हो गया था कि इन्फ्लेशन के कारण हम फोकस कर रहे थे जो मेन कमोडिटीज़ है हमारे रहन सहन के लिए, उनको ही प्रायोरिटी हम दे रहे थे। तो ये जो लग्जरियस कमोडिटी है उसके ऊपर जो ध्यान था वो कम हो गया था, ओके। तो डिमांड कम होने के कारण लॉस सफ़र किया गया है और एक्सपेंसेस बढ़ गए रॉ मटेरियल के, तो उसके कारण, ओके, लॉस बियर किया गया है। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि सितंबर 2021 में 7 करोड़ प्रॉफिट था, ओके। ये क्वार्टर वाइज है। तो और सितंबर 2022 में वो निगेटिव में आ गया है, यानी लॉस किया गया है 2 करोड़ का, ओके। तो ये डिमांड के कारण हो चुका है। जून 22 में 42 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 59 करोड़ का प्रॉफिट था, और दिसंबर 2021 में 32 करोड़। तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, बट ये कोविड के कारण, डिमांड के कारण, इन्फ्लेशन के कारण और रॉ मटेरियल के प्राइजेस बढ़ने के कारण अभी लॉस किया गया है। बट ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी लॉस हो जाता है रॉ मटेरियल के कारण, और नॉर्मली जो फॉरेन से डील होती है तो फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन के कारण भी लॉस होता है, तो वो ये लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेल्स हम देख सकते हैं कि सेल्स 750 करोड़ है, ओके, क्योंकि डिमांड कम था इसलिए सेल्स भी कम हो गया था। अदर इनकम कांस्टेंट बोल सकते हैं कि 12 करोड़ ही है। टोटल इनकम 762 करोड़, टोटल एक्सपेंडिचर 745 करोड़ है, यानी बढ़ गए हैं।
EBIT. So EBIT, earning before interest and tax, is 17. देन इंटरेस्ट जो लोन पे पेमेंट करता है 24 करोड़ है, और उसके कारण लॉस हो गया है, और लॉस के कारण टैक्स में बेनिफिट मिल गया क्योंकि टैक्स रिफंड आता है, तो -5 करोड़ हो गया। तो ऐसे करके हमको -2 करोड़, ओके, ये नेट प्रॉफिट यानी नेट लॉस हम माइनस में रिप्रेजेंट करें, इसलिए ओके नेट प्रॉफिट -2 यानी 2 करोड़ लॉस दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ भी चेंजेस नहीं है पूरा, ओके। म्यूचुअल फंड ने पूरे तरीके से इन्वेस्ट किया है इसमें, तो आप भी फोकस कर सकते हैं, ओके। प्रमोटर कंटिन्यूसली होल्ड कर रहे हैं 40.31%, ओके, टोटल होल्डिंग, शेयर होल्डिंग। FIIs भी इन्वेस्टर है इसमें 26.44%, स्लाइटली डाइल्यूट किया है शेयर उन्होंने, 28 से 26% तक आ चुके हैं, बट ये सिग्निफिकेंट डाइल्यूजन तो नहीं है शेयर होल्डिंग का। तो FIIs भी इन्वेस्टर्स है। DIIs ने परचेस किया है, ओके, तो 19.36% शेयर होल्डिंग है DIIs का, और पब्लिक का हमेशा कम रहता है क्योंकि ओके शेयर का प्राइस देख के पब्लिक ज़्यादा करके होल्ड करती है, इसलिए ओके वो 13.89% है, तो इधर कम है, तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इसमें। और इसमें डिफरेंट ब्रोकर्स ने भी टारगेट दिए है, जैसे कि ICICI डायरेक्ट ने ₹2350 का टारगेट दिया है, शेर खान ने 2870 का टारगेट दिया है। तो हम ऑल कंसिडर करके एक टारगेट बना सकते हैं कि हम ओके शॉर्ट टर्म के लिए रख दिए 6-7 महीने के लिए, क्योंकि अभी ये AC पे फोकस कर रहा है पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है। नॉर्मली AC प्रोडक्ट ही ज़्यादा बनाते हैं, ओके, अंबर एंटरप्राइजेस। तो हम बता सकते हैं कि उसका 6 महीने का व्यू होगा, और कम से कम वो 2300 2400 तक टच होना चाहिए। तो ये मेरा एक व्यू पॉइंट है। आपका व्यू पॉइंट अलग भी हो सकता है, बट ये शेयर लो पे मिल रहा है, और आज आप देख सकते हो कि मार्केट बहुत टूटा, पर ये शेयर ज़्यादा नहीं टूटा है क्योंकि ये ओके लो पे ही है पहले से ही, ओके। तो ये 20-21 रुपया, ओके, 1900 शेयर में कुछ मायने नहीं रखते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा ओके उतार तो नहीं है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें कि ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है, और 6-7 महीने में, ओके, क्योंकि अभी जो समर सीज़न आने वाला है उसमें एयर कंडीशन की डिमांड बढ़ जाती है, रेफ्रिजरेटर की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लग रहे हैं ये मैन्युफैक्चर भी करता है, और AC, और ये भी AC रेफ्रिजरेटर ये सब कुछ मैन्युफैक्चर करता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, तो इसको बेनिफिट मिलेगा। और PLI स्कीम जो है गवर्नमेंट की, इसका भी बेनिफिट इसको मिल सकता है आगे चल के, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट को रिड्यूस करनी है डिफिशिएंसी जो इंपोर्ट करते हैं एयर कंडीशनर, ओके, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो गवर्नमेंट इसको ओके PLI स्कीम में का बेनिफिट दे रही है, तो आगे चल के उसको अभी बेनिफिट हो जाएगा। तो उसके बाद ओके वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट की गई है 28 to 30% ब्रोकर के हिसाब से, तो ये तो अच्छी ग्रोथ है, ओके। तो उसके हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा आगे चल के, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और आपका फोकस 3 to 5 years का होगा, तो फिर से यहाँ पे 4000 के अबव का टारगेट हो सकता है। ये मैं एक स्टडी के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यू पॉइंट है, ये मेरा रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, एक व्यू मैंने एक्सप्रेस किया आपके सामने। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पूछ के ओके आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। तो फ्रेंड्स थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट
and like and share if you like this video. Thank you.